नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल #एग्जाम मेट्रो में। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के सिलेबस को देखेंगे और उसके बाद में कल से हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की जनरल जो आपकी जीएस है उसको चालू करेंगे और उसको हम भूगोल के सेक्शन से चालू करेंगे। आप संविधान की सीरीज को मेरी देख सकते हैं, तो आपके संविधान और भूगोल साथ में तैयार होते चलेंगे। उसके बाद में मैं सारी जीएस को कंट्रोल करूंगा और मैं आपको भूगोल से पढ़ाऊंगा। तो दरअसल जो यूपी ट्रिपल एस सी का पेपर आएगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, अर्थात एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1/4 निगेटिव मार्किंग है। और ये जो सिलेबस है, जो 100 क्वेश्चन आएंगे जो इसमें, ये 15 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करके हैं और इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा गया है संस्कृत को छोड़ के, यानी कि जीएस, साइंस, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सब डीआई और ग्राफ सब कुछ ले आए हैं। तो और सिलेबस देखने में जितना भारी भरकम लग रहा है उतना कठिन नहीं है। आपको जीएस और हिंदी अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं और थोड़ा बहुत मैथ्स देख लेते हैं तो आराम से पेपर निकल सकता है। और जीएस और हिंदी टोटल, ये अगर आप जीएस, हिंदी और करंट अफेयर और जनरल अवेयर्स ले लें तो लगभग 70 नंबर तक का तो यही कवर करता है। हिंदी, जीएस और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर 70 नंबर तक यही कंट्रोल करता है। तो हम सिलेबस को देखेंगे। दरअसल इस सिलेबस में 15 सब्जेक्ट्स में बांटा गया है। तो हम आपको सिलेबस समझाते हैं। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री है और इंडियन नेशनल मूवमेंट है। तो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट को आप मिक्स करके देखिए, अर्थात इसको एक सब्जेक्ट लेके चलिए कि पूरा इंडियन हिस्ट्री। इसको इन्होंने बांट दिया है कि, और जितना भी जीएस है उसके हर सेक्शन से इन्होंने 5-5 मतलब नंबर रखे हैं। तो 5-5 नंबर रखे हैं, आई थिंक 5 क्वेश्चन 5 नंबर। तो इसमें हिस्ट्री को आप मिक्स करके देखिए। तो जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें इन्होंने पहली बार ऐसा किया है कि इन्होंने पर्टिकुलर सेक्शन से बता दिया है कि किस किस पार्ट का आएगा। अर्थात इन्होंने ऐसा नहीं किया है कि पूरा प्राचीन भारत आएगा, अर्थात पाषाण काल भी आएगा, संगम वंश भी आएगा, सब कुछ नहीं बताया है। इन्होंने मेन चीजें बता दी हैं, आपको उतना ही तैयार करना है और इसी सिलेबस के साथ चलिएगा, पूरा घुसने का प्रयास मत करिएगा। जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें इन्होंने शुरुआत की है इंडस वैली से, अर्थात आपको सिंधु सभ्यता पढ़ना है। फिर उस सिंधु सभ्यता पढ़ने के बाद में आपको वैदिक सभ्यता पढ़ना है। वैदिक सभ्यता के बाद में बौद्ध धर्म पढ़ना है, अर्थात इन्होंने महाजनपद काल नहीं लिखा है, अर्थात आपको सीधे बौद्ध धर्म पढ़ना है। बौद्ध धर्म में आपको बुद्ध की शिक्षाएं और जीवनी विशेषकर पढ़ना है। फिर जैन धर्म, और जैन धर्म में महावीर स्वामी, उनकी शिक्षाएं और जीवनी विशेषकर पढ़ना है। फिर आपको मौर्य वंश पढ़ना है, मौर्य वंश में विशेषकर अशोक को पढ़ना है, और भी राजा है पर विशेषकर अशोक को पढ़ना है। फिर आपको गुप्त काल को पढ़ना है, और गुप्त काल में भी विशेष तौर पर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में आपको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, वर्धन वंश पढ़ना है, लेकिन स्पेशली हर्षवर्धन को पढ़ना है। फिर आपको राजपूत काल को पढ़ना है, उसमें आपके चाहमान और भी जो है मतलब काफी राजपूत वंश जो भी है वो आएंगे। फिर उसके बाद में राजपूत वंश पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ प्राचीन भारत इतना ही उन्होंने दिया है। उसके बाद में आपको सल्तनत काल और मुगल वंश, अर्थात उन्होंने पूरा मध्यकालीन भारत रखा है। मध्यकालीन भारत में कुछ डिवाइड नहीं किया है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, अर्थात इन्होंने पूरा मध्यकालीन दिया है। यही तो है ही मुगल जो है मध्यकालीन में, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। उसके बाद में इन्होंने रखा है ब्रिटिश राज का अभ्युदय। यूरोपीय कंपनियों का आगमन नहीं कहा है, इन्होंने सीधे ब्रिटिश राज का अभ्युदय कहा, यानी आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन ना भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, अन्य कंपनियों का आगमन नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। आपको सीधे पढ़ना है ब्रिटिश राज का अभ्युदय। उसके बाद में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति। फिर आपको पढ़ना है ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, धर्म सुधार आंदोलन वगैरह आपको इसी में पढ़ने होंगे। ये हो गया इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस। इससे 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, उससे भी 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको स्वाधीनता संग्राम के प्रारंभिक वर्षों के बारे में पढ़ना है, अर्थात कांग्रेस के बारे में पढ़ना है और उनके अधिवेशनों के बारे में पढ़ना है। कांग्रेस से पहले की कुछ चीजों को पढ़ना है, जो मुख्य आंदोलन हुए हैं जो इसमें नहीं दिए गए सिलेबस में, उनको पढ़ना है। फिर आपको इसमें स्वदेशी आंदोलन पढ़ना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है विशेष तौर पे, और फिर आपको गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका को पढ़ना है, खासकर गांधी के बारे में पढ़ना है। फिर आपको इस सिलेबस में मतलब इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में उग्र राष्ट्रवाद के उदय को पढ़ना है, और आपको इसमें आजाद हिंद फौज के बारे में पढ़ना है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ना है, और किसान आंदोलनों को पढ़ना है, और आपको जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं भारत में और भारत के बाहर भारत के लिए, उनको पढ़ना है, और विधायी अधिनियमों को पढ़ना है, और 1935 के एक्ट को विशेषकर पढ़ना है। अब अगर आप विधायी अधिनियमों और 1935 के एक्ट पढ़ना चाहते हैं तो संविधान की सीरीज में मैंने पढ़ा रखा है, वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में ये तो हो गया हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट का सिलेबस।
फिर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस को देखिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। और जब से इन्होंने लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पबेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इन्होंने केवल एक टॉपिक रखा है, जिला प्रशासन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, लेकिन उन्होंने केवल जिला प्रशासन रखा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या क्या रखा है, प्रमुख विशेषताएं, उसी में आपकी प्रस्तावना, स्रोत और अन्य चीजें आ जाएंगी। फिर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और इसी केंद्र सरकार राज्य सरकार में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब पढ़ना है। फिर विशेष तौर से उन्होंने नीचे रख रखा है नगरीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाएं। ये आपका हो गया जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस। तो आपने हिस्ट्री का, इंडियन नेशनल मूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस देखा। फिर आपको 2 सिलेबस और देखने हैं जीएस के, भूगोल का और जो है इकोनॉमिक्स का। भूगोल में इन्होंने क्या किया है, 5 पार्ट में बांट दिया है। उसमें इन्होंने मेन चीजें दे रखी हैं, भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, टाइम जोन, जलवायु और मौसम, और सेंसस। और भारत और विश्व का भौतिक भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, नदियां, नदी घाटियां, और उसके बाद में भूजल संसाधन, पहाड़ियां, पर्वत, हिमनद अर्थात ग्लेशियर्स वगैरह, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र। मरुस्थल आप पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा चुका हूं मरुस्थल, स्पेशल क्लास के तौर पे मरुस्थल वहां से पढ़ सकते हैं। और खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के तौर संदर्भ में, मतलब खनिज संसाधन पढ़ने हैं लेकिन विशेषकर भारत के संदर्भ में। और शुरुआत में भूगोल से ही करूंगा पढ़ने की। कल से जो वीडियो आएंगे शुरू के, तो वो सारे वीडियो शुरू से जीएस में भूगोल से शुरुआत होगी। और आपको इसमें टाइम जोन पढ़ना है, जलवायु और मौसम के बारे में पढ़ना है, और जो है सेंसस के बारे में पढ़ना है। फिर आपको, ये तो हो गया भूगोल का सिलेबस। फिर आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स के बारे में इसी जीएस में। इकोनॉमिक्स से भी आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। इकोनॉमिक्स का भी इन्होंने सिलेबस थोड़ा सा मतलब डाइवर्सिफाई किया, थोड़ा सा बदल दिया है। इकोनॉमिक्स के सिलेबस से आपको क्या पढ़ना है, 1947 से लेकर 1991 तक की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में। उसमें इन्होंने बता रखा है आपको योजना आयोग पढ़ना है, आपको पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है, हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है, दुग्ध विकास पढ़ना है, ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है इसी दुग्ध विकास से रिलेटेड जो है, और आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ना है, और आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना है निजी और सार्वजनिक के संदर्भ के मिक्सअप में। फिर आपको 1991 की अर्थव्यवस्था के आर्थिक सुधारों को पढ़ना है, एलपीजी। फिर आपको 2014 के बाद में मोदी जी के जो काल है, तो 2014 के बाद में जो सुधार हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है, आर्थिक सुधारों में। खासकर उसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार हो, श्रम सुधार हो, आर्थिक सुधार हो या जीएसटी हो। तो मैंने आज आपको केवल बताया है जीएस का सिलेबस। मैथ का सिलेबस हर्षित सर बताएंगे ही, और हिंदी जब हम चालू करेंगे तो उसका सिलेबस बताएंगे। तो आज आपने क्या समझा, आज आपने जीएस के सिलेबस को समझा है पीटी के नजरिए से। ये जीएस का सिलेबस नहीं है, ये जीएस का पीटी के सिलेबस के हिसाब से सिलेबस है, अर्थात ये पीटी का जीएस का सिलेबस है। और कल से हम आपको 9 बजे से इसकी क्लासेस मिलेंगी, और कल से हम भूगोल से चालू करेंगे, और उसका पहला चैप्टर पढ़ाएंगे नदियां। नदियों को हम नदी तंत्रों से चालू नहीं करेंगे, उसको बेसिक से चालू करेंगे कि नदी क्या होती है, अपवाह क्या होता है, अपवाह द्रोणियां क्या होती हैं, जल विभाजक क्या होता है, जल संभर क्या होता है, और जो है नदी प्रतिरोध क्या होते हैं, नदी तंत्र क्या होता है। उसमें जितनी भी चीजें हो सकती है बेसिक बता के फिर अगला वीडियो से आपको नदी तंत्र पढ़ने को मिलेगा। तो शुरुआत आपकी भूगोल से ही होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।